बच्चों आज का टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ अमाइंस। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है और उसका कंसिक्वेंसेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। अपने पास ये 5 क्वेश्चन है, इन्हीं 5 को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो देखो, इन्वर्जन ऑफ अमाइंस का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कि जनरली होता है अगर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। सपोज नाइट्रोजन के पास जो है एक R1 ग्रुप है, एक R2 ग्रुप है, एक R3 ग्रुप है, ठीक है, और एक लोन पेयर है। तो इस नाइट्रोजन के पास क्या बोलेंगे कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बट कार्बन के पास भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, पर डिफरेंस ये है कि कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्टेबल होता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो स्टैटिक नहीं होता। सॉरी, मैंने स्टेबल नहीं बोलना चाहिए, स्टैटिक बोलना चाहिए। तो नाइट्रोजन का टेट्राहेड्रल सेंटर स्टैटिक नहीं है, लेकिन कार्बन का टेट्राहेड्रल सेंटर जो है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और वो कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाता है, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन का कायरल सेंटर है लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखलाता है। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन अपने दो इनएंशियोमेरिक फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होते रहता है और बहुत रैपिडली होता है। जैसे देखो, नाइट्रोजन के पास ये कायरल कार्बन सेंटर है ना, ये नाइट्रोजन कायरल कार्बन सेंटर है, और तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होना चाहिए था, लेकिन जब इसका सैंपल देखोगे तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखलाता है। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन अपने दो फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। जैसे मान लो अगर ये फॉर्म R फॉर्म है तो ये उसका S फॉर्म है, मिरर इमेज है। तो R फॉर्म और S फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्ट होता है और बहुत रैपिडली होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होता। इवन सेंटर कायरल है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है, इन्वर्जन बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये होता इसलिए है बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो क्वेश्चन है लोन पेयर तो बाकी सबके पास भी है, सल्फर के पास भी है और फास्फोरस के पास भी है। तो इन्वर्जन सल्फर और फास्फोरस के केस में भी होता है, लेकिन वहां पे इन्वर्जन स्लो होता है। रीजन क्या है, एनर्जी बैरियर ज्यादा है। नाइट्रोजन के केस में एनर्जी बैरियर कम है, इसलिए यह प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्वर्जन ऑफ अमाइंस क्या है। सो इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ टू इनएंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सेंटर। R फॉर्म का S फॉर्म में कन्वर्ट होना, S फॉर्म का R फॉर्म में कन्वर्ट होना रूम टेम्परेचर पे ही होता है। और इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका एनर्जी वो कॉलिजन से ही ऑब्टेन कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है। तो R फॉर्म S फॉर्म में कन्वर्ट होगा, S फॉर्म R फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को, फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन ऑफ अमाइंस बोलेंगे। अब देखो, R फॉर्म और S फॉर्म जब कन्वर्ट होता है तो इसमें एक फेनोमेनन होता है। क्वेश्चन में लिखा था क्यों होता है, क्यों होता है, तो इसका एक फेनोमेनन है, इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। अब टनलिंग इफेक्ट क्या है, मैं इसको आपको एक एनिमेशन से समझाता हूं। अब देखो, इस प्रोसेस में देखो, आपको एक मैं एनिमेशन, देखो ये आपके पास एक नाइट्रोजन, ये ब्लू सेंटर जो दिख रहा है वो नाइट्रोजन है, और ये 3 ग्रुप्स हैं। जो पर्पल दिख रहा है ये 3 क्या है, नाइट्रोजन से अटैच 3 ग्रुप्स है, और ये जो है रेड, ये आपको लोन पेयर दिखला रहा है। अब देखो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन एटम के सेंटर से पास होता है। जब नाइट्रोजन एटम के सेंटर से वो पास हो रहा है, मतलब अपोजिट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो कि प्लानर होता है, और इस कंडीशन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। फिर धीरे धीरे ये लोन पेयर पूरी तरफ से दूसरे साइड आ जाएगा, ठीक है। और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगने के कारण वो फिर से वो इन्वर्ट। इस तरह से इन्वर्ट, यहाँ पे देखो मैंने sp3 दिखलाया, कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, sp2 में। ये उसका ट्रांजिशन स्टेट है, और फिर वो किसमें चला गया, sp3 में। एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि R फॉर्म और S फॉर्म दोनों का स्टेबिलिटी क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर कोई बोलेगा इन दोनों को आपस में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है, तो कन्वर्जन होता है, दो फॉर्म में आपस में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों होता है, तो लोन पेयर के कारण होता है। कैसे होता है, तो टर्निंग इफेक्ट के कारण होता है। लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस से
बाहर भीतर करता है। अब इसका केस है कि कौन से केसेस में होगा। तो केस 1, जब आपके पास लोन पेयर का एब्सेंस हो, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन का सेंटर है, 3 अलग अलग ग्रुप्स है, यही दिखलाया मैंने यहाँ पे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमोनिया अमाइंस है। एसिडिक मीडियम में डाल दिया, एसिडिक में नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ये फॉर्म कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे रिएक्शन से ये फॉर्म बनेगा। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है वो कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो इन्वर्जन नहीं होगा। तो मान लो ये अगर एस फॉर्म है तो ये अपने आर फॉर्म में क्या करेगा, इंटर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो अगर आपके पास लोन पेयर नहीं है तो ये ट्रांजिशन, ये इंटर कन्वर्जन बहुत आसानी से होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा ये कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम होते जाता है, मतलब एनर्जी बैरियर रोटेशन का क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। केस 2, जब आपके पास नाइट्रोजन जो है वो किसी साइक्लिक रिंग का पार्ट हो, वहां पे रिंग स्ट्रेन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 दिखलाया, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको ये इसका नेम है कि 3 और 4 में स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन स्ट्रेन से बचता है, इन्वर्जन से बचता है, तो इसलिए वो कभी भी इन्वर्जन में जनरली नहीं जाता। लेकिन 5 और 6 में स्ट्रेन कम होता है तो वो इन्वर्ट कर जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखलाता हूँ, ये नाइट्रोजन 3 मेंबर रिंग दिखलाया, अभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। हाइब्रिडेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए, 109.5, मींस अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। और अभी मैंने क्या बोला था, जब कन्वर्ट होता है तो एक प्लैनर स्ट्रक्चर बनता है और वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन 50 डिग्री का था अप्रोक्स, और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना का हो गया, 60 डिग्री। कैसे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 109.5 माइनस 60 डिग्री, और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया, 120 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। फिर से कन्वर्ट हो गया, 109 ही आ गया, मतलब फिर से 109.5 माइनस 60 डिग्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, 0.5 का डिफरेंस है। तो जितना पहले था उतना ही बाद में रह गया, लेकिन बीच में जो प्लैनेट स्ट्रक्चर बना उसमें हाइब्रिडेशन कितना आ गया, 60 डिग्री का। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब वो अपने आप को रोकेगा। सेम यहाँ पे होगा तो पहले 20 डिग्री का होगा, बाद में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। कैसे, तो 109.5 माइनस 90, और यहाँ पे क्या होगा, 120 माइनस 90। लेकिन इन सब के केस में 5 और 6 मेंबर की रिंग के केस में उतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं है, तो बियर अप कर सकता है, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 केस बताया, जब लोन पेयर का एब्सेंस हो या नाइट्रोजन जो है वो साइक्लिक रिंग का पार्ट हो। अब देखो यहाँ पे अब इन्वर्जन पर क्यों रहे कि स्टीरियो आइसोमरिज्म, जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन ही है, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है वो कायरल सेंटर है, लोन पेयर को डिफरेंस मानते हैं, और ये नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर है। बट यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, बट यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। यहाँ पे क्यों होगा इन्वर्जन, तो 6 मेंबर रिंग का है। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे इन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिंग स्ट्रेन। समझ में आया। तो हम 2 पॉइंट्स यहाँ पे बोलेंगे, जब इन्वर्जन होता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकता है, और दूसरा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर इन्वर्जन हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, और दूसरा अगर इन्वर्जन हुआ तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज वो लोन पेयर 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में घूम रहा है, 2 पोजीशंस के बीच में घूम रहा है। अभी तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अमीन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट। 2 फॉर्म दिखलाया। मैंने भी क्या बोला था कि मान लो अगर ये आर फॉर्म है और ये एस फॉर्म है, तो दोनों का स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। और अगर स्टेबिलिटी सेम है तो उनका एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल लेवल पे होना चाहिए। तो देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ट्रांजिशन क्या आंसर होगा, sp2। तो देखो यहाँ a और b दोनों इक्वल एनर्जी स्टेट पे और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए आंसर क्या होगा, d। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन डाटा। अब देखो ये NMe है और यहाँ पे Cl है। अब Me के रेस्पेक्ट में Cl का साइज ज्यादा होता है, साइज ऑफ Cl इज ग्रेटर देन Me। तो जैसे जैसे बॉन्डेड एटम या ग्रुप का साइज बढ़ता है
इन्वर्जन होने का टेंडेंसी घटता है। मतलब क्यों? बिकॉज एनर्जी बैरियर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू 7.9 लिखा है और यहाँ पे 22.9 लिखा है, तो किसमें डेल्टा जी ज्यादा लग रहा है? 22.9 वाले में। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा बैरियर होगा वहां पे इन्वर्जन क्या होगा? कम होगा। तो सीएल वाले में इन्वर्जन कम होना चाहिए बिकॉज एनर्जी बैरियर ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन। अब देखो ये कितने मेंबर रिंग हो गए? 5 मेंबर, और ये क्या हो गया? 3 मेंबर। मैंने क्या बोला था? 3 मेंबर रिंग में इन्वर्जन नहीं होता है, 5 मेंबर रिंग में इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन होता है, क्यों होता है? बिकॉज एनर्जी बैरियर यहाँ पे कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 20.5 लिखा है, मतलब ये भी सही है। 3 मेंबर 4 मेंबर में एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा 5 और 6 से। तो ए और बी सही है। तो आंसर है ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, जितना ज्यादा इन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा उतना एनर्जी बैरियर कम। इस पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। अब देखो ये नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है। अब कोई यहाँ पे बोलेगा कि कहां पे इन्वर्जन होगा, कहां पे इन्वर्जन नहीं होगा, तो ये ब्रिज हेड है और ब्रिज हेड नाइट्रोजन का एक फिक्स ज्योमेट्री होता है, वो जल्दी चेंज नहीं करता है। तो ब्रिज हेड के केस में इन्वर्जन नहीं होता, इनके केस में इन्वर्जन होगा। तो नॉन इन्वर्टेड नाइट्रोजन आर मोर बेसिक देन इन्वर्टेड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन तीनों से ज्यादा ये वाला होगा। अब तो आंसर तो इसका ए होगा, बट अगर कोई सपोज कोई ऑर्डर पूछता तो ए तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है? NH2। अब देखो इन दोनों में रेजोनेंस होगा, नहीं इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये तो सबसे पीछे होगा। बच गया बी और सी। तो ये प्राइमरी अमाइन है और सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा होता है देन प्राइमरी अमाइन और देन एरोमेटिक अमाइन। तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे बाकी वीडियोस देखिए मेरे चैनल्स पे जाके, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे उनका भी फायदा है और मैं भी मोटिवेट होऊंगा। आप जितना ज़्यादा देखोगे मैं उतना वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। ओके, थैंक यू।